हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 का जो वीकली टेस्ट का एग्जाम 9 दिसंबर को हुआ था। उस दिन आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ था और ये जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम यानी इकोनॉमिक्स का जो वीकली टेस्ट जो आप लोगों का 9 दिसंबर को हुआ था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल एग्जाम में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को जो है वो यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मिलेगा इस वीकली टेस्ट का जो ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो चलो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो और मेरे साथ साथ जो है वो पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अपने सभी दोस्तों के बीच, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अगर इकोनॉमिक्स है तो अपने सभी दोस्तों के बीच इसको पहुंचा देना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो मार्क्स लाने से कम हो जाए, क्योंकि इस वीकली टेस्ट से 9 दिसंबर का वीकली टेस्ट में जो एग्जाम हुआ था वहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलो अब समय नहीं गवाते और डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये जैसा आप देख सकते हैं जो वीकली टेस्ट हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसा आप यहां देख सकते हैं ये रहा 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है बजट का घटक है विच इज कंपोनेंट ऑफ बजट। देखो अब बजट क्या होता है समझना। बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक साल के लिए ये देखता है कि आखिरकार मेरे कहां कहां से हमको रिसिप्ट होगा, यानी कहां कहां से मेरे पास पैसा आया है और कहां कहां पे इन चीजों को हम लोग खर्च करेंगे, उसी को बोलते हैं बजट। बजट एक साल के लिए तैयार किया जाता है। बजट में रिसिप्ट को भी यानी कि प्राप्तियों को भी दिखाया जाता है और बजट में भुगतानों को यानी पेमेंट को भी दिखाया जाता है। समझना, अगर मान लो आपके पास अभी 1000 रुपया है, अब आप ये तय करोगे कि वो 1000 आपको किन किन चीजों में खर्च करना है। जब आप ये तय करोगे कि आप उस 1000 को किन किन चीजों में खर्च करोगे तो उसी को बजट बोला जाता है। बजट एक स्टेटमेंट होता है, एक विवरण होता है जिसमें आप पूरा लिखते हो कि देख भाई मेरा इतना रुपया इनकम है और हम जो है इसको इन इन चीजों में जो है वो खर्च करेंगे। वही स्टेटमेंट आपके लिए बजट कहलाता है। ठीक है सर जी, तो बजट में दोनों चीज आता है, बजट प्राप्तियां यानी रिसिप्ट भी आता है और बजट एक्सपेंडिचर यानी कि बजट व्यय दोनों आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बजट के बारे में आगे सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा है, तब हम लोग और एक बार पढ़ेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है प्रत्यक्ष कर है डायरेक्ट टैक्स इज। याद रखना टैक्स दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बारे में आगे क्वेश्चन पूछा है तब पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये दोनों ही टैक्स आता है, इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स। आयकर और उपहार कर ये दोनों ही एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा गया है भारत में वित्तीय वर्ष होता है फाइनेंशियल ईयर इज इन। हम सबको पता है कि इंडिया में जो है वो फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष जो है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज। 1 जनवरी को जो स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को जो क्लोज हो जाता है वो हम लोगों का होता है कैलेंडर ईयर। लेकिन जो अकाउंटिंग ईयर होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है या जो टैक्स ईयर होता है वो होता है हम लोगों का 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं क्वेश्चन में, बजट का उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट इज। ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों को अभी सब्जेक्टिव में पूछा है, हम बताएंगे। तो एक बजट का इन तीनों में से जो है वो सभी का सभी ऑब्जेक्टिव होता है, ये सभी उद्देश्य होता है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो, अभी सब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे उसमें भी सेम इन्हीं 3 चीजों को हम लोग लिखेंगे वहां भी। ठीक है, तो एक बजट का कितना ऑब्जेक्टिव होता है, इन तीनों ही जो है उसका ऑब्जेक्टिव है। एक बजट का ये तीनों ही जो है वो उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है निम्न में से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो लगाया किसी और पे जाता है इसका, लेकिन इसका फाइनल पेमेंट जो है वो कोई और कर देता है। तो ऑल ऑफ दिस यानी उपरोक्त सभी ये तीनों ही, सेल टैक्स यानी विक्रय कर, कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क, ये तीनों ही जो है मेरे लिए इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक्चुअल में जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वो भी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, चलो आगे बोल रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब होता है सरकार का जो राजकीय नीति है, यानी कि जो रेवेन्यू पॉलिसी है कि कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां पैसा पेमेंट करेंगे, उस पॉलिसी को बोला जाता है राजकोषीय नीति। और एक राजकोषीय नीति यानी सरकार का जब फिस्कल पॉलिसी बनाया जाता है तो उसमें इन तीनों का ही जो है वो यूज किया जाता है। ये भी सब्जेक्टिव में है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक, आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है सरकार का वैसा खर्च जिससे प्रकार का परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है कहलाता है। द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट ए एसेट फॉर गवर्नमेंट इज कॉल्ड, यानी कि गवर्नमेंट के लिए एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो आखिरकार गवर्नमेंट के लिए जो है वो एसेट बना के ना दे, ना तो ये गवर्नमेंट के लिए एसेट बना के देता है और ना ही गवर्नमेंट के लाइबिलिटी को कम करता है, ना तो एसेट बढ़ाएगा और ना ही लाइबिलिटी को कम करेगा, ना ही तो संपत्तियों को बढ़ाएगा और ना ही दायित्वों को कम करेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि राजकोषीय व्यय। आगे सब्जेक्टिव में पूछा ये क्वेश्चन, लॉन्ग में बताएंगे। अभी बोल रहा है कि असंतुलित बजट में होता है इन अनबैलेंस्ड बजट। असंतुलित बजट में जो है बी और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। असंतुलित बजट में ये दोनों चीज बी और सी पाया जाता है। असंतुलित बजट क्या होता है इसको हम लोग अभी लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव में पूछा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्न में से पूंजीगत व्यय है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये सब होता है उपरोक्त सभी। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो फिक्स एसेट को खरीदने में या लंबे समय के लिए जो एसेट खरीदते हैं उसके ऊपर जो है वो खर्च किया जाता है। जैसे लैंड खरीद लिए, जमीन खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, कोई प्लांट और मशीनरी खरीद लिए, कोई लोन का पेमेंट कर दिए, बड़ा लोन का पेमेंट, ये सब कहलाता है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट क्वेश्चन, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है बजट का अवधि होता है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बजट। हम अभी बताए थे बजट का मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होता है वो 1 साल का होता है, क्योंकि सरकार 1 साल का बजट तैयार करता है जिसमें ये बताता है कि देखो मेरे पास इतना रेवेन्यू है, मेरे पास इतना पैसा है और हम इन चीजों को जो है वो खर्च करेंगे। ठीक है, हो गया ऑब्जेक्टिव खत्म। अब आते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखो ये सेक्शन बी है हम लोगों का, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बजट को परिभाषित करें, यानी डिफाइन बजट। और चूंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आंसर भी 2 नंबर के लाइक लिखेंगे, यानी हम लोग छोटा छोटा आंसर लिखेंगे। बोल रहा है क्या, बजट को परिभाषित करें यानी डिफाइन बजट। आपको वो बजट का मतलब पूछ रहा है। तो चलो आओ हम लोग देखते हैं भाई बजट क्या होता है। तो देखो बजट क्या होता है, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहे हैं, अच्छा से समझना। देखो बजट क्या होता है, तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि बजट इज द डिटेल्ड इकोनॉमिक स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स द डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी बजट का मतलब है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि भाई गवर्नमेंट के पास कितना इनकम है और गवर्नमेंट जो है वो कहां कहां उन पैसों को खर्च करेगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में भी देखो बोल रहा है बजट एक ऐसा विस्तृत आर्थिक विवरण होता है जिसमें सरकार की एक वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का ब्यौरा होता है। यानी सरकार के पास कितना आय है, कितना इनकम और कितना व्यय यानी कितना एक्सपेंडिचर है। जो स्टेटमेंट सरकार का इनकम और उसका खर्चों को बताएगा वो कहलाता है क्या, उसका बजट। अब देखो आप लोगों को हम समझाने का कोशिश करते हैं एक्चुअल में कि बजट जो है वो है क्या। देखो सपोज कर लो हम बोल रहे हैं ये जो है हम लोगों का, समझना, हाँ ये जो है हम बोल रहे हैं हम लोगों का गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। ये क्या है भाई, गवर्नमेंट का खजाना है। सपोज कर लो ये गवर्नमेंट का गुल्लक है और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अपना पैसा रखा है। ये गवर्नमेंट का क्या है, गुल्लक है, यानी गवर्नमेंट का क्या है, ये इनकम। अब ये जो गवर्नमेंट का इनकम है, गवर्नमेंट इन चीजों इस पैसे को जो है वो किन किन चीजों में खर्च करेगा। ये जो इनकम है उसका वो किन किन चीजों में क्या करेगा, इसको खर्च करेगा। इसके बारे में वो जो स्टेटमेंट बनाएगा कि भाई देख मेरे पास सपोज कर लो कि ये 1 लाख रुपया है मेरे पास। कितना रुपया है, 1 लाख। अब हम इस 1 लाख रुपया को किन किन चीजों में खर्च करेंगे। ठीक है, देश के विकास में कितना खर्च करेंगे सपोज कर लो, या तो फिर आप सैलरी देने में कितना खर्च करेंगे, ये देने में कितना खर्च करेंगे, वो देने में कितना खर्च करेंगे। हर चीज का जो स्टेटमेंट बनता है वही होता है बजट। आ गया बात समझ में, जिसमें सरकार इनकम और अपने किसको दिखाता है भाई साहब, अपने एक्सपेंडिचर को जो है वो दिखाता है। आया समझ में, ठीक है सर जी, यही होता है बजट। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग हटाते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखो कि ये जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हम लोगों को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पे, बजट का उद्देश्य लिखे, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। और देखो ना यहाँ हम अभी आप लोगों को जो है वो बजट का उद्देश्य बोले थे ना स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए। ये देखो ये क्वेश्चन जो हम आप लोगों को अभी बोले थे कि बजट का जो है वो उद्देश्य पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये बजट का उद्देश्य बोला, तो अगर आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो आंसर में लिख देना बजट के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं और इन तीनों का नाम लिख देना। हिंदी वाले लोग हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में लिखना। क्लियर है, हो गया आंसर।
ठीक है। चलो देखो वही सेम चीज हम भी यहाँ पे देखो लिखे हैं, अलग से कुछ नहीं लिखे हैं, सेम यहाँ देखो वही तीन चीजों को लिख, तीन चीज है लेकिन हम आप लोगों को बड़ा करके 5 चीज लिख दिए। बजट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो पहला इनकरेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश के विकास में मदद करता है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास में मदद करता है क्योंकि सरकार के पास बजट है तो अब वो किन किन चीजों में खर्च करेगा, मतलब एजुकेशन में कितना खर्च करेगा, ठीक है, या तो फिर डिफेंस में कितना खर्च करेगा, या तो फिर देश का जीडीपी के लिए कितना खर्च करेगा, किसानों के लिए कितना खर्च करेगा, हर एक क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक जो है वो देश का स्टेबल रहता है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा रोजगार का चांसेस बढ़ता है, ठीक है। ये क्या है, बजट का उद्देश्य है। सेम यही चीज को देखो हिंदी में भी लिखे, बजट के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन यानी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास, हर क्षेत्र में जो है वो विकास होता है। आय का पुनर्वितरण होता है। आर्थिक स्थिरता यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है। और रोजगार का क्या होता है भाई, सृजन होता है। क्लियर है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। तो देखो भाई शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप में 2 क्वेश्चन पूछा था, हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया है, सेक्शन सी मिलेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्व व्यय क्या है, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए भी अभी ऊपर में एमसीक्यू पूछा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और हम इसके लिए क्या बताए थे, गवर्नमेंट का तरफ से पेड किया जाने वाला ऐसा एक्सपेंडिचर जो ना तो गवर्नमेंट का एसेट को इंक्रीज करता है और ना ही उसके लाइबिलिटी को कम करता है। यानी कि गवर्नमेंट एक ऐसा खर्चा कर रहा है पैसा जो ना तो उसके संपत्तियों को बढ़ाएगा और ना ही उनके दायित्व, उनके कर्ज को कम करेगा। ऐसे खर्चों को बोलते हैं राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आया समझ में। देखो इसका आंसर में भी देखो हम लोग सेम चीज, इसी चीज को लिखें। देखो इंग्लिश में देखो क्या बोल रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज एक्सपेंडिचर विच, पॉइंट नंबर 1, डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए एसेट बनाता नहीं है, ना सरकार के एसेट को बढ़ाता है। डू नॉट कोजेज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और ना ही सरकार के लाइबिलिटी को कम करता है, ना ही तो एसेट को बढ़ाता है ना ही लाइबिलिटी को कम करता है। ऐसा जो खर्च होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है मेरे लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन में हिंदी में। राजस्व व्यय से आशय ऐसे व्यय से होता है जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती, यानी एसेट को ना तो बढ़ाता है और ना ही सरकार की देयता को कम, और सरकार की देयता को कम नहीं करती है, और ना ही सरकार के देयता मतलब लाइबिलिटी को भी कम नहीं करता है। ना तो ये परिसंपत्ति यानी एसेट को बढ़ा रहा है और ना ही देयता ना ही लाइबिलिटी को कम कर रहा है, कुछ नहीं करता है। ऐसा खर्च कहलाता है राजस्व व्यय। आया सर जी समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला है, बोल रहा है प्राथमिक घाटा क्या है, व्हाट इज प्राइमरी डिफिसिएट, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं प्राइमरी डिफिसिएट क्या होता है। देखो आंसर, ये हम लोगों का प्राथमिक घाटा होता है। देखो प्राइमरी डिफिसिएट के बारे में क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में, प्राइमरी डिफिसिएट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डिफिसिएट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का जो फिक्सल डिफिसिएट होता है यानी जो राजकोषीय घाटा होता है, फिक्सल डिफिसिएट, जब उससे माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट को, और माइनस करने के बाद जो बचता है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, किसको माइनस करने के लिए बोल रहे हैं हम, ये जो हम लोगों का फिक्सल डिफिसिएट है, इससे जब माइनस कर देते हैं हम लोग किसको, इंटरेस्ट पेबल को, तो जो हम लोग का डिफिसिएट बच जाता है वही कहलाता है हम लोगों के लिए फिक्सल डिफिसिएट, प्राइमरी डिफिसिएट। इट इज ए ग्रोस प्राइमरी डिफिसिएट, इसको ग्रोस प्राइमरी डिफिसिएट भी बोला जाता है। इट इंडिकेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट फिक्सल डिफिसिएट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, ये बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पेमेंट करने के लिए कितना और लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला है, क्या है हम लोगों का, ये फॉर्मूला है, याद रखना फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भी सिर्फ लिख दोगे ना, नंबर मिल जाएगा। प्राइमरी डिफिसिएट इज इक्वल टू फिस्कल डिफिसिएट माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल डिफिसिएट मतलब राजकोषीय नीति, सर राजकोषीय घाटा, सरकार को राजकोषीय घाटा हुआ है, जब उससे इंटरेस्ट पेड को घटा देगा तो जो बच जाएगा वो होगा हम लोगों का प्राइमरी डिफिसिएट होगा वो। आया समझ में। चलो भाई हिंदी में भी देखो सेम यही चीज बोल रहा है, ठीक है, हिंदी में भी देखो सेम यही चीज बोल रहा है। यह राजकोषीय घाटे तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज के अंतर को दर्शाता है, अंतर मतलब माइनस को।
इससे यह पता चलता है कि ब्याज के अतिरिक्त खर्च चलाने के लिए सरकार को और अधिक कितने धन की आवश्यकता है। इसका मतलब गवर्नमेंट का जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है उस खर्चा को पेमेंट करने के लिए और उसको जो है वो कितना पैसे का जरूरत है। ठीक है, अब देखो इसी चीज को जो है सेम उसी पैटर्न में फॉर्मूला पे लिखा गया है और फॉर्मूला है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है सर जी? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब हम लोगों का हो गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी, अब आते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन एक गो पूछेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट करें, डिस्टिंक्स बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। बुक में हम आप लोगों को जो है थोड़ा सा कम डिफरेंस बता रहे हैं, लेकिन हम इसके अलावे भी आप लोगों को दोनों का मतलब समझा दे रहे हैं। अब मेरी बातों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनना। क्या होता है प्रत्यक्ष कर और क्या होता है अप्रत्यक्ष कर, क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, समझना। डायरेक्ट टैक्स समझो यानी प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है ऐसा कर जो जिस व्यक्ति पे लगता है उस कर का भुगतान उसे ही करना पड़ता है। यानी जिस आदमी के ऊपर ये टैक्स गिरा है, इस टैक्स का पेमेंट उसी आदमी को करना होता है। वो अपने टैक्स का जो बर्डन है, टैक्स का जो भार है, वो एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स, आयकर, उपहार कर, ठीक है, संपत्ति कर यानी कि इनकम टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। ये ऐसा टैक्स होता है जो जिसके ऊपर गिरता है, इस टैक्स का पेमेंट उसी ही आदमी को करना पड़ता है। किसी और को जो है इसका भार जो है वो दिया नहीं जा सकता है। दूसरी ओर इनडायरेक्ट टैक्स इसका उल्टा होता है, यानी अप्रत्यक्ष कर इसका उल्टा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स गिरता किसी और के ऊपर है लेकिन इसका पेमेंट कोई और करता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है ये शिफ्ट किया जाता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये लगाया किसी और पे जाता है लेकिन इसका पेमेंट कोई और कर देता है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे पॉसिबल है कि टैक्स तो जिस पे लगेगा वही पेड करेगा, करना भी चाहिए उसको। देखो सपोज कर लो कि कल को अगर आपको नौकरी हो गया, जो आपको होगा, अच्छा जगह आप नौकरी करने लगे, बैंक में नौकरी करने लगे या बहुत और अच्छा पोस्ट में चले गए, नौकरी करने लगे, सीए बन गए आप सपोज, ठीक है, और आपका जो है वो महीना सैलरी या एक साल में आप 20 लाख कमा रहे हो। एक साल में कितना कमा रहे हो? 20 लाख। तो वो आपका इनकम है। आपके इनकम पे अब आप जो टैक्स भरोगे वो होगा डायरेक्ट टैक्स। पैसा आप कमाए, टैक्स आपके ऊपर लगा। अगर टैक्स आपके ऊपर गिरा है तो वो टैक्स आप किसी दूसरे से नहीं ले सकते हो। घर में किसी को नहीं बोल देना, मम्मी पापा को, भैया भाभी को, कि जाओ मेरे बदले तुम अपना टैक्स भर दो। ऐसा नहीं, आप कमाए, आपके ऊपर टैक्स गिरा तो पेमेंट आपको करना होगा। ये होता है डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? सेल्स टैक्स। समझो एक कंपनी है, सपोज कर लो कोई भी, जैसे कि मान लो ना कोई भी एक कंपनी है, सपोज कर लो ये कंपनी था जो मेरा ये घड़ी बनाया था। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो टैक्स काटा था, जीएसटी इसके ऊपर काटा था, सेल्स टैक्स इसके ऊपर काटा था, इस कंपनी के ऊपर। लेकिन लास्ट में इस सामान को कौन खरीदे? हम खरीदे तो लास्ट में टैक्स का पेमेंट कौन किए? हम किए। वो कंपनी भले ही कर दिया लेकिन हमसे तो वो टैक्स वसूल लिया। टैक्स लगा किस पे था? कंपनी के ऊपर, लेकिन फाइनली टैक्स का पेमेंट कौन किया? हम किए हैं। तो ये होता है अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। द टैक्सेस ऑफ बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। गिरता किसी और के ऊपर है, पेमेंट कोई और कर जाता है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आया समझ में? अब बेसिक चीज, अब इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा जैसे आपका एक्साइज ड्यूटी आएगा, कस्टम ड्यूटी आएगा, आपका सेल्स टैक्स आएगा, सर्विस टैक्स आएगा, और सबसे करंट एग्जांपल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्लियर सर जी? चलो अब इसका हम लोग जो है वो डायरेक्ट अंतर को लिखते हैं। देखो अब अंतर को डिटेल में समझाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लिख करके लाए हैं। तो सबसे पहला प्रत्यक्ष कर क्या बोल रहा है? ये कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही इन करों का भुगतान करता है, इन करों को किसी अन्य पर टाला नहीं जा सकता। अभी बताएं डायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर में बोल रहा है जिस व्यक्ति को यह कर चुकाना पड़ता है वह इसे दूसरे व्यक्तियों पर डाल सकता है। अंतर है पहला। दूसरा अंतर है ये कर प्रगतिशील होते हैं और आय में वृद्धि के साथ साथ इनमें वृद्धि होती है, यानी जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इनकम टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर बढ़ेगा। ये कर प्रगतिशील नहीं होते, सभी आय वर्ग के लोगों को एक समान पड़ता है। यानी कि ये तो भाई आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स मान लो कि कर दिया है गवर्नमेंट सपोज 6%, तो अगर आप 6% वाला कोई भी गुड्स खरीदोगे तो 6% टैक्स लगेगा। अगर गवर्नमेंट बोल दिया कि 18% टैक्स लगेगा तो किसी भी प्रकार का टैक्स, किसी भी प्रकार का गुड्स खरीदो 18% लगेगा, फिर चाहे आप अमीर हो या गरीब हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है यह अनिवार्य भुगतान होता है, इससे बचा नहीं जा सकता, इससे आप बच नहीं सकते हैं। यदि व्यक्ति उन वस्तुओं को ना खरीदे जिस पर लगाया गया हो तो वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर से बच सकता है। यानी वो आदमी जो सामान खरीदा जिस पे टैक्स लगाए, अगर टैक्स का नहीं लगने वाला सामान खरीदा तो उसका टैक्स का पेमेंट नहीं कर सकता है। हाँ, आप थोड़ा सा इसको और अगर आगे बढ़ाना है तो पॉइंट नंबर 4 पे इसका कुछ एग्जाम्पल लिख सकते थे। अप्रत्यक्ष कर में आता है आपका आयकर, क्या आता है आपका आयकर, और इसमें हम लोगों का आता है जैसे जीएसटी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, और भी लिख सकते हैं कर का भार। कर का भार जो होता है, कर का भार दूसरे पे सौंपा जा सकता है, यहां सौंपा नहीं जा सकता। तो अगर आपको बढ़ाना है 1-2 पॉइंट आप बढ़ा सकते हो। ठीक, इंग्लिश में सेम इसी चीज को देखो भाई लिख रहे हैं, इंग्लिश में सेम इसी चीज को लिखा गया है। देखो एक तरफ डायरेक्ट टैक्स है, ये हम लोगों का क्या है यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स, और ये हम लोगों का क्या है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है डायरेक्ट टैक्स के बारे में, दे आर डायरेक्टली पेड बाय द गवर्नमेंट, दे आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन हु इट इज इम्पोज्ड, जिसके ऊपर ये गिरता है इसका पेमेंट वही करता है। और यहाँ क्या आ रहा है, दे आर पेड टू द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन बट देयर बर्डन इज बोर्न बाय अनदर पर्सन, किसी और के ऊपर गिरा लेकिन इसका पेमेंट कोई और किया। पॉइंट नंबर 2 पे बोल रहा है दे आर जनरली पॉजिटिव, यानी इसका टैक्स जो है वो बढ़ते रहता है और ये जो है वो रिग्रेसिव होता है, यानी अगर आप उस सामान को नहीं खरीदोगे तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद दे कैनॉट बी शिफ्टेड टू अनदर, ये इसका भार दूसरों पे सौंपा नहीं जा सकता है और इसको जो है वो शिफ्टेड किया जा सकता है। हाँ, कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखना है तो यू कैन ऑल्सो राइट इट, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। जैसे आपका हो गया इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका ये आपका गिफ्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, आपका वेल्थ टैक्स हो गया, क्या टैक्स हो गया भाई, वेल्थ टैक्स हो गया, आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। ये सब जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आया, इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे आपका जीएसटी आ गया, इसके बाद आपका सेल्स टैक्स आ गया। ठीक है, इसके बाद आपका सर्विस टैक्स आ गया, सर्विस टैक्स आ गया, इसके बाद आपका वेट आ गया, और भी कई तरीके का जो है वो टैक्स आता है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं और खत्म। देखो लास्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या है लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का संतुलित बजट, असंतुलित बजट एवं घाटे के बजट की व्याख्या करें। एक्सप्लेन बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डिफिसिट बजट। 3 चीजों को एक्सप्लेन करने बोला, संतुलित बजट, असंतुलित बजट और घाटे का बजट। ठीक है, यानी कि बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डिफिसिट बजट। अब जैसे आप अगर इसका नाम को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो नाम को सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। बैलेंस बजट, संतुलित बजट मतलब बजट समान है, असंतुलित बजट मतलब बजट जो है वो संतुलित नहीं है। ठीक है, चलो आओ अब इसका हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं और इसको हम लोग जो है वो एंड करते हैं। एक एक चीज को एकदम अच्छा से समझना, डिटेल में समझा रहे हैं बच्चा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। अच्छा से करना, अच्छा से करना, रिक्वेस्ट है अच्छा से करना। ठीक है, और हाँ, अब वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर इसको जरूर कर देना ताकि उसको भी इसका फायदा मिले। अब चलो भाई हम लोग डायरेक्ट जो है इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। लास्ट वाला क्या होता है इसका मतलब, देखो आप ध्यान से समझना। ये जो हम लोगों का बजट होता है वो 2 तरीके का होता है, एक बैलेंस बजट और एक होता है अनबैलेंस बजट। यानी हम ये बोले कि ये जो बजट होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है संतुलित बजट यानी कि बैलेंस बजट और एक होता है असंतुलित बजट यानी कि अनबैलेंस बजट। अब ये जो अनबैलेंस बजट होता है यानी असंतुलित बजट, उसके अंदर 2 बजट आता है। पहला होता है बचत का बजट अथवा अतिरिक्त बजट, जिसको हम लोग सरप्लस बजट इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरा होता है घाटे का बजट जिसको डिफिसिट बजट बोलते हैं। अब हम लोगों को जो है वो क्वेश्चन में किन किन चीजों के बारे में लिखने बोला, इसके बारे में लिखने बोला क्या होता है, इसके बारे में लिखने बोला क्या होता है और इसके बारे में लिखने बोला क्या होता है। इन तीनों के बारे में हम लोगों को जो है वो थोड़ा थोड़ा लिखने के लिए बोला। तो चलो आओ लिखते हैं भाई इन सब का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं, देखो संतुलित बजट। सबसे पहले किस पे आ रहे हैं, संतुलित बजट यानी कि बैलेंस बजट। अब देखो जैसा कि बजट के बारे में आपको पता चल रहा है कि बैलेंस से है, यानी बैलेंस बजट एक बार में समझना। संतुलित बजट क्या होता है, संतुलित मतलब दोनों साइड बराबर है। एक्चुअल में जो बजट है वो किस चीज के बारे में बताता है, बजट बताता है रिसिप्ट के बारे में, यानी बजट किसके बारे में बताता है, रेवेन्यू के बारे में।
एक सरकार के पास कितना पैसा है, अगर सरकार के पास जितना पैसा है अगर वो उतने के बराबर खर्च कर दे, यानी सरकार की आय सरकार के व्यय के बराबर है। जब गवर्नमेंट रिसिप्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, गवर्नमेंट रिसिप्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के क्या होता है, बराबर होता है, सरकारी आय सरकारी व्यय के बराबर होता है, तो इसे ही संतुलित बजट यानी कि बैलेंस बजट कहते हैं। अब आपको इंग्लिश में या हिंदी में लिखना है तो अब आप इसके ऊपर एक थ्योरी लिखोगे। देखो हिंदी वाले कैसे लिखना, संतुलित बजट से आशय एक ऐसे बजट से होता है जहां सरकार की आय उसके व्यय के बराबर होती है, अर्थात जब सरकारी आय सरकारी व्यय के बराबर होती है तो उसे ही संतुलित बजट कहते हैं। खत्म। Balanced budget are those budget where receipts of governments are equal to the expenditure of government. It's mean if receipts of governments are equal to their expenditure then it is called balanced budget. आया समझ में एकदम, और नीचे इस फॉर्मूले को मेंशन कर देना। खत्म है सर जी। चलो आगे आते हैं हम लोग। अब 2-3 बजट था ना भाई, ये संतुलित बजट था। अब आते हैं हम लोग सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है भाई, देखो सरप्लस बजट मतलब अतिरिक्त, यानी सरकार, आप समझो सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा यानी ज्यादा। इसका मतलब है कि आपके पास सरकार का इनकम ज्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से। सिंपल बात है, जब सरकार की आय सरकारी व्यय से ज्यादा हो, जब सरकारी आय सरकारी व्यय से ज्यादा हो, इसका मतलब है ये कब होगा, जब गवर्नमेंट का इनकम, हाँ भाई गवर्नमेंट का क्या इनकम उसके एक्सपेंडिचर से क्या होता है, बराबर होता है, उसके खर्च से बराबर होता है। यानी सरकार की आय या बोल दो सरकार की प्राप्ति ज्यादा है किससे, उसके व्यय या उसके खर्च से, तब उसको बोला जाता है सरप्लस बजट यानी कि आधिक्य बजट। यानी कि अधिक है, क्या अधिक है, इनकम अधिक है, व्यय इनकम अधिक है, आय अधिक है, किससे, व्यय से। आया समझ में, इसके बारे में भी थ्योरी लिखना। अब जस्ट जब इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका मतलब है कि ये जो हम लोगों का इनकम है वो कम हो जाएगा और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा। यानी सरकार के पास जो है वो पैसा कम है और वो खर्चा ज्यादा कर दिया है, यानी सरकार का जो आय है वो कम है उसके व्यय के मुकाबले, पैसा थोड़ा सा था और खर्चा ज्यादा कर दिया, तब वो जो बजट बनता है वो कहलाता है घाटे का बजट। देखो है ना कितना सिंपल, यही होता है घाटे का बजट। देखो उसका इनकम जो है वो कम है, किससे कम है, उसके एक्सपेंडिचर से, यानी कि एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम, देन इट इज कॉल्ड डिफिसिट बजट यानी घाटे का बजट। देखो तीन ही तो होता है सर जी, अगर इनकम और एक्सपेंडिचर आय और व्यय बराबर है, सरकारी आय और सरकार का व्यय बराबर है, तो वो कहलाता है हम लोगों का बराबर बजट, इक्वल बजट। अब जब सरकार का आय ज्यादा है और व्यय कम है, यानी कि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो वो सरप्लस बजट यानी कि आधिक्य बजट। और जब इसका उल्टा हो जाए, यानी सरकार के पास आय कम है और एक खर्च ज्यादा कर दिया, यानी सरकार के पास इनकम कम है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो उसको बोला जाता है डिफिसिट बजट। आया समझ में, तीन चीज है, छोटा चीज है, हम इसका आंसर आपको लिख सकते थे लेकिन हम आप लोगों के लिए इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग इसको समझो और नोट डाउन करो ताकि राइटिंग स्किल हो। इतना एक एक क्वेश्चन इसका जरूर करना बच्चा, जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको इकोनॉमिक्स में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो हम साफ साफ बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स का अब तक जितना भी वीकली टेस्ट का एग्जाम हुआ है, वीकली टेस्ट का एग्जाम का क्वेश्चन कर लो सबका। अगर आपको अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो है क्या पढ़ोगे, ठीक है, इतना कम समय है क्या पढ़ोगे, तो हम एक मास्टर फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं। वीकली टेस्ट में जो आपको जितना भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का वीकली टेस्ट का क्वेश्चन कर लो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, प्लस इस साल जो जेक बोर्ड का मॉडल पेपर आएगा उसको कर लेना, प्लस अगर कर सकते हो तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन पे एमसीक्यूज कर लेना, बस हो गया, छोड़ दो। हाँ अगर और कर सकते हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर, हो गया। बुक को नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, गेस्ट पेपर नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर कर लो, इस साल का मॉडल पेपर कर लो, पिछले साल का मॉडल पेपर, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, और अगर समय बचता है तो क्वेश्चन बैंक का एमसीक्यू, इतना कर लो, छोड़ दो भाई, आग लगा दोगे, 80% आपका एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा। आया समझ में, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछना, हम हैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। एग्जाम का प्रेशर लेके मत पढ़ो, बस मन लगा करके पढ़ो, हम आप लोगों के साथ हैं, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।